रूस ने की यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान की घोषणा। रूस यूक्रेन अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में यूक्रेन पर रूस की सैनिक कार्रवाई के बारे में और इसका क्या पड़ेगा असर भारत और दुनिया पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। उन्होंने एक टेलीविजन संबोधन के दौरान ये घोषणा उस समय की जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मामले पर उनसे सब्र रखने की गुजारिश की थी। टेलीविजन संबोधन के दौरान पुतिन ने कहा कि इस अभियान का मकसद यूक्रेन की सेना को वहां से हटाना है। पुतिन ने अन्य देशों से आग्रह किया कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हालांकि पुतिन ने डोनबास क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान की बात कही थी, लेकिन जल्द ही यूक्रेन के कई हिस्सों में मिसाइल हमलों की खबरें आने लगीं, जिसमें कीव से भी इस तरह के हमले की बात कही गई। रूस ने यूक्रेन के कई सैनिक ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन ने भी इसकी पुष्टि की है और कहा है कि कई जगह मिसाइलों से हमले हुए हैं। पुतिन की घोषणा के बाद राजधानी कीव से लोगों को बड़ी संख्या में जाते हुए देखा गया। यूक्रेन ने रूस पर व्यापक हमला शुरू करने का आरोप लगाया है। उसने संयुक्त राष्ट्र से इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया है। रूस के सैन्य हमले शुरू करने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की और नागरिकों से नहीं घबराने का आग्रह किया। यूक्रेन की पुलिस का कहना है कि रूस की बमबारी में कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने पहले से तय एक युद्ध को चुना है जो लोगों की जान लेगा और मानव त्रासदी का कारण बनेगा। बाइडेन ने संकल्प किया कि इसके लिए दुनिया रूस की जवाबदेही तय करेगी। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और नेटो के नेताओं ने भी रूस के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वैन डर लेyen ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन को यूरोप के सुरक्षा ढांचे को बर्बाद करने नहीं दे सकते और कहा कि EU जल्द ही रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। रूस की सैन्य कार्यवाही उस समय शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक चल रही थी, जिसमें सदस्य देशों ने संयम बरतने की सलाह दी थी। कई देशों ने कहा कि कूटनीतिक माध्यमों से समाधान निकालने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सैन्य कार्यवाही के असर की। रूस की सैन्य कार्यवाही का असर बाजार पर नजर आया। बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इससे पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा था कि रूस यूक्रेन तनाव का असर अभी भारतीय व्यापार पर नहीं पड़ा है, लेकिन इस वैश्विक तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। आक्रमण की खबर का असर एशियाई शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला, जहां शेयर मार्केट में 2 से 3% की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को भी तगड़ा झटका लगा है। अब बात करते हैं भारत पर इसके असर की। फिलहाल भारत का ध्यान यूक्रेन में रह रहे उसके नागरिकों पर है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भारत के करीब 20,000 से अधिक लोग और छात्र रह रहे हैं। देश से कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। फिलहाल इन लोगों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। भारत ने 22 फरवरी को ही अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने को कहा था। भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में भारत के दूतावास की ओर से वहां रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन की स्थिति काफी अनिश्चित है। एडवाइजरी में कहा गया, कृपया शांत रहें और जहां भी हैं सुरक्षित रहें। जो लोग कीव की यात्रा कर रहे हैं और वे भी जो पश्चिमी कीव से आ रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जिस शहर में रह रहे हैं वहां लौट जाएं। गुरुवार को ही सुबह यूक्रेनियन एयरलाइंस का विमान 182 भारतीय नागरिकों के साथ यूक्रेन से दिल्ली पहुंचा था। कुछ दिन पहले एयर इंडिया के विमान से 242 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाया गया था। इससे पहले पुतिन की सैन्य कार्रवाई की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने फिर से वही बात दोहराई कि तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है।
तिरुमूर्ति ने कहा, 2 दिन पहले ही सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बात हुई थी और भारत ने तत्काल तनाव कम करने और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मुद्दों के समाधान की बात कही थी। लेकिन अफसोस है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तनाव कम करने की कोशिशों को समय देने की मांग को सुना नहीं गया। कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। इसकी वजह है कि भारत अपनी जरूरत के लिए तेल के आयात पर अधिक निर्भर है। इस युद्ध का असर प्राकृतिक गैस की कीमतों पर भी पड़ सकता है। भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6% है और इस 6% का 56% भारत आयात करता है। ये आयात ज्यादातर कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देशों से होता है। कुएं से पहले गैस निकाली जाती है, फिर उसे तरल किया जाता है और फिर समुद्री रास्ते से ये गैस भारत पहुंचती है। भारत लाकर इन्हें पीएनजी और सीएनजी में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल कारखानों, बिजली घरों, सीएनजी वाहनों और रसोई घरों में होता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच एलएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रूस पश्चिम यूरोप प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक है। इसी क्षेत्र में सारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं। बमबारी से सप्लाई बाधित हो सकती है। इसी आशंका से एलएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि एलएनजी की कीमतें क्षेत्रीय बाजार में तय होती हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। भारत का जिन देशों के साथ एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट है वो लंबे समय के लिए है और कीमतें कई सालों के लिए पहले से तय हैं। इस संकट का बड़ा असर खाद्य तेल पर पड़ सकता है। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा रिफाइंड सूरजमुखी के तेल का निर्यातक देश है। दूसरे स्थान पर रूस है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अगर इसी तरह से लंबे समय तक जारी रहा तो घरों में इस्तेमाल होने वाले सूरजमुखी के तेल की किल्लत भारत में हो सकती है। इसके अलावा भारत रूस से मोती, कीमती पत्थर, धातु भी आयात करता है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल फोन और कंप्यूटर बनाने में भी होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध बढ़ा तो न्यूक्लियर एनर्जी पर भी काम प्रभावित होगा। 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। वहीं भारत ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत यूक्रेन से खाद, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर खरीदता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में तो रूस के बाद यूक्रेन भारत का दूसरा बड़ा सप्लायर है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम धीमा हो सकता है। व्यापार के साथ ही व्यापार के रास्ते भी संकट में काफी अहम हो जाते हैं। अगर युद्ध बढ़ता है और फिर नेटो देश भी सक्रिय होते हैं तो शिपिंग लेन से लेकर पूर्वी और पश्चिमी देश कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इन देशों के साथ ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्ते से ही होता है। भारत के लिए राजनीतिक तौर पर भी क्यों बन सकती है मुसीबत। तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। रूस एक तरफ से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है। ऐसे में उसे भी साथियों की जरूरत है। ऐसे में भारत के लिए किसका साथ दे वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि रूस के साथ गया तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे संबंधों पर असर पड़ सकता है और अगर यूक्रेन के साथ गया तो रूस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भारत के लिए चिंता की बात एक ये भी है कि रूस की तरह ही चीन भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो चीन के रूस के साथ जाने की पूरी संभावना है। वहीं अगर अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन रूस का साथ दे सकता है। ऐसे में रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। अगर रूस पर प्रतिबंध लगे तो डिफेंस डील भी प्रभावित होंगी। ऐसे में भारत के डिफेंस सेक्टर पर असर पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत अभी सबसे ज्यादा निर्भर रूस पर ही है। भारत 49% हथियार रूस से आयात करता है, यानी भारत के पास आधी मिलिट्री सप्लाई रूस से ही आती है। भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम और AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए भी रूस से डील की है। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य कार्रवाई का असर चीन के साथ LAC पर भी देखने को मिल सकता है। चूंकि अमेरिका का पूरा ध्यान अभी रूस पर होगा, तो चीन को इधर मौका मिल सकता है कि वो LAC पर आक्रामक रवैया दिखाए।